नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। खामेनेई इज डेड। ये इस दशक की उन 3 सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। पहला, कोरोना का आउटब्रेक। दूसरा, भारत का पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर ब्रह्मोस दागना। और तीसरा, ये वो 3 खबरें हैं अभी तक इस दशक में जो दुनिया की राजनीति को एक 180 डिग्री टर्न दे रही हैं। दुनिया का तो पता नहीं, कम से कम जो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट है उसकी राजनीति अब हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये पिन पॉइंटेड प्रिसीजन के साथ किया गया जो पूरा का पूरा ऑपरेशन था, किस तरीके से प्लान किया गया था। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कि क्या जो इजराइल और अमेरिका चाहते थे वो उन्होंने हासिल कर लिया। क्या अब यहां कार्यक्रम रुक जाएगा या आगे लड़ाई और लंबी है? क्या उसके लिए कंटिजेंसी प्लान है? और बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण की जो ये दिखाता है कि किस तरीके से उस व्यक्ति ने उस समय जो करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, और जो इजराइल ईरान में कर रहा है या ईरान इजराइल के साथ और 8 देशों के साथ कर रहा है, किस तरीके से भारत एक तरीके से कह सकते हैं किस्मत वाला है कि उसके पास ऐसी लीडरशिप है कि उसने वो क्राइसिस सिचुएशन से हमें निकाल कर लाए। इन सब विषयों पर चर्चा होगी। पहले बात खामेनेई की। इजराइल की तरफ से सैटरडे को 200 हवाई जहाज उड़ते हैं, सादे वाले नहीं, फाइटर जेट्स। और इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन था ये। इससे पहले इजराइल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। 3-4 जंगें वो ऑलरेडी लड़ चुका है। योम किपुर की वॉर है, 6 डे वॉर है, अलग अलग है, वो बहुत सारी युद्ध लड़ चुका है, लेकिन कभी भी इतना बड़ा एयर ऑपरेशन इजराइल की तरफ से नहीं किया गया। 200 प्लेन एक साथ उड़ते हैं और ईरान के अंदर 500 टारगेट चिन्हित कर कर उनके ऊपर हमला किया जाता है। उसमें से एक टारगेट होता है जहां खामेनेई होता है। और जिस तरीके से पिछली बार ऑपरेशन हुआ था, तो संभवतः खामेनेई और ज्यादा जमीन के अंदर होगा। और वहां पर अगर आपको स्ट्राइक करना है तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल के पास वो हथियार है कि जो इतना डीप पेनिट्रेशन कर सके। तो निश्चित तौर पर जो अमेरिकन वेपन्स है, जो जीबीयू उनका जो बॉम्ब है, हो सकता है संभवतः उसका इस्तेमाल किया गया हो, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है। अभी कोई ऑफिशियली कहा नहीं गया है, लेकिन जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, 30 के लगभग एमुनिशन उस जगह पर गिराए गए जहां पे खामेनेई था। उसके लिए एक वीडियो भी जारी की है इजरायली एयरफोर्स ने, वो भी आपके साथ साझा करता हूं कि किस तरीके से वो ऑपरेशन हुआ था। 200 हवाई जहाज उड़े, 500 जगह टारगेट की गई। बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां न्यूक्लियर माफ कीजिएगा, जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर्स हैं उनको स्ट्राइक किया गया। जो बैलिस्टिक मिसाइल के स्टोरेज साइट्स हैं उनको स्ट्राइक किया गया। उनके क्रिटिकल इंफ्रा जो है उसको स्ट्राइक किया गया। और उनका जो सबसे बड़ा एसेट था खामेनेई, उसको मारा गया। और मात्र खामेनेई नहीं मरा, उसके अंदर उसका डिफेंस मिनिस्टर मरा है, उसका मिलिट्री जो चीफ है मिलिट्री ब्यूरो का, वो मारा गया है। जो आईआरजीसी है, आईआरजीसी क्यों इंपॉर्टेंट है, आगे उसका क्या रोल होगा उस पर भी चर्चा करूंगा। आईआरजीसी का जो चीफ है वो मारा गया है। वहां पे एसपीएनडी है संस्था, उसका जो चीफ है वो मारा गया है। उसका फॉर्मर चीफ मारा गया है। खामेनेई का जो स्पेशल सेक्रेटरी था, जो उसको सिक्योरिटी के ऊपर राय देता था, एडवाइजर था, वो मारा गया। साथ ही हेड ऑफ इंटेलिजेंस, यानी आपने पूरी की पूरी जो लीडरशिप थी सिक्योरिटी से रिलेटेड, आपने एक झटके में साफ कर दी। और ये आप ये देखिए किस हद तक, किस प्रिसीजन के साथ उनके पास इंटेलिजेंस होगा। ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस बल्कि ह्यूमन बल्कि हर तरह की जो इंटेलिजेंस हो सकती है वो इजराइल ने अपने पास गैदर करके रखी थी। पहले देख लेते हैं, एक सिमुलेटेड वीडियो है कि किस तरीके से इजराइल ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये उनके जो मिसाइल के लॉन्चर्स हैं उनकी फोटो है कि इनको टारगेट किया गया है। ये इजराइल से प्लेन्स उड़े, लगभग 200 के लगभग पैकेजेस थे। ईरान के वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया। और बहुत सारे अमेरिकन प्लेन्स भी थे, अमेरिकन भी इसके अंदर थे, ताकि पूरा का पूरा एयर डोमिनेंस स्थापित किया जा सके ईरान के ऊपर कि भैया फ्रीली हमारे जहाज वहां पे घूम सके। तो 500 टारगेट थे और 200 जो प्लेन्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे।
तो इस तरीके से इस पिन पॉइंटेड प्रिसीशन के साथ वहां स्ट्राइक किया गया। देखिए, इजराइल ने, मैं कल भी आपको वीडियो में बताया था कि ये जो युद्ध हुआ है ना, जो खमेनी को मारा गया है, इसके पीछे बहुत ग्राउंड वर्क किया गया था। पहले जब हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया गया, वो पेजर फटे थे, वो वहां से ये कार्यक्रम चला। ये सारा कार्यक्रम 7 अक्टूबर से चला है। ये उसकी परिणति है, ये उसका एंड है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। जब 7 अक्टूबर होता है तो इजराइल ये तय करता है कि भैया अब ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, ईरान की जो लीडरशिप है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ये मतलब सब चीजें एक तरीके से सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। उसके बाद जो इनके प्रॉक्सीज थे उनको निपटाया गया। पहले हमास था, गजा के अंदर सारा का सारा वो धुआं धुआं कर दिया गया। उसके बाद हिजबुल्लाह को मारा गया, उनके यहां पेजर्स फटे और वो जो उनका हेड था उसको भी निपटा दिया गया। इसी तरीके से वो भी बंकर में बैठा था कई 100 फीट नीचे। उसके बाद पिछली बार ईरान के अंदर किस तरीके से बिल्कुल जो ड्रोन स्ट्राइक्स हो रहे थे कि उनका कोई लीडर है वो टॉयलेट में बैठा है, तो इजराइल को यह पता था कि इस टॉयलेट में, घर के इस टॉयलेट में बैठा है अगला। घर में 2-3 टॉयलेट भी हो सकते हैं ना, तो वहीं पर सिर्फ वही मरे, ये स्थापित, ये मतलब सुनिश्चित किया गया। और पिछली बार भी इजराइल के पास खमेनाई की सारी लोकेशंस, सारी जानकारी थी, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया गया। 17 जून 2025 को ट्रंप ने जब ट्वीट किया था कि मुझे पता है खमेनाई कहां बैठा है, मैंने फिलहाल बचाया है, मैं जब चाहूं मार सकता हूं, वो सही कह रहा था। उसका कारण है, इजराइल ये चाहता था, उस जो पिछला वाला ऑपरेशन था वो इसलिए एग्जीक्यूट किया गया था, जो एक तो नीचे की रैंक एंड फाइल्स है उनको निपटाया गया, साथ ही ये समझना था उस तंत्र को। सबसे महत्वपूर्ण जो IRGC है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो है, जो एक तरीके से खमेनाई की फौज है, कि ये किस तरीके से काम करती है, प्रेशर सिचुएशंस में कैसे ये काम को करते हैं, कि मान लीजिए कुछ क्राइसिस आ गई तो कैसे खमेनाई को कैसे बाहर निकाला जाएगा, किस तरीके से सुरक्षित किया जाएगा, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सिस्टम क्या होगा, किस तरीके से कम्युनिकेशंस किए जाएंगे, वो पूरा का पूरा जो पीछे का होमवर्क है वो समझने का प्रयास था कि IRGC इंटरनली काम कैसे करती है। इसलिए पिछली बार खमेनाई को छोड़ दिया गया, पिछली बार भी निपटाया जा सकता था। उसके बाद प्रिडिक्टिव मॉडल तैयार किए गए, ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये होगा तो ऐसे करेंगे। जो तेहरान के नीचे और जो अलग अलग जगह किस तरीके से इंटरनली टनल्स कैसे बिछाई गई है, कि मान लीजिए यहां पे हमला करते हैं तो वो कहां से बच के जा सकता है, बहुत सारी चीजें जो हो सकती है, वो सब वहां पर उन्होंने एक तरीके से मॉडल आउट किया, उसको समझा, ताकि सिर्फ खमेनाई के मारे जाने के बाद जो और कोई आए उसके लिए भी सिचुएशन मुश्किल की जा सके, ये प्रयास है। इसलिए पिछली बार छोड़ दिया गया। हालत यह थी कि खमेनाई को अपने साथियों पे किसी पे विश्वास नहीं था। जो उसका सेक्रेटरी था, जिसका नाम था अली लारीजानी, जब वो उसे मिलने जाता था ना, आंख पे पट्टियां बांध दी जाती थी, पता नहीं है कैसे जाएगा, और वो उससे मिलता, मतलब उसे लिटरली किसी पर भी विश्वास नहीं रहा था। यह स्थिति इजराइल ने खरीदी थी कि भैया उसे हर एक से डर था, अपने बेटे से, बहू से, अपने मंत्रियों से, अपने सिक्योरिटी गार्ड से, हर एक से वो डर रहा था। यह स्थिति इजराइल ने लाकर खड़ी कर दी थी। और किस तरीके से इंटेलिजेंस तैयार किया जाता है ना, किसी को सीखना है, किसी भी एजेंसी को सीखना है तो मोसाद से, इजराइल से सीखे। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन किस तरीके से वो काम करते हैं। महमूद अहमदीनेजाद जो राष्ट्रपति रहा है ईरान का, एक बार उसने बताया था कि भैया हमने एक बार तय किया कि ईरान में जितने इजरायली मोसाद के एजेंट रह रहे हैं ना, सबको निपटाना है। तो हमने एक टीम बनाई कि भैया ये उनको टारगेट करेंगे, ढूंढेंगे और निपटाएंगे। टीम बना दी, टीम काम पे लग गई। जब हमने बाद में उसी टीम की छानबीन की तो पता लगा उसी टीम में 20 तो मोसाद के एजेंट थे, और जो टीम का जो हेड था वो खुद मोसाद के लिए काम कर रहा था। इस हद तक इन्फिल्ट्रेशन था ईरानी सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा, अब मैं ये नहीं कह रहा है ये वाला जो तरीका है इसमें यूज किया गया खामेनाई वाले में, लेकिन इजराइल इस हद तक उस सिस्टम में घुस चुका है कि बहुत सारे डॉक्टर्स और डेंटिस्ट ईरान के अंदर स्थापित किए गए। मतलब उसके लिए काम करते हैं इजराइल के लिए, लेकिन वहां पे डेंटिस्ट, डॉक्टर ये सब बन के रह रहे हैं। और कैसे काम करते थे? जो IRGC से जुड़े कमांडर्स हैं, IRGC से जुड़े अधिकारी हैं, जो या केंद्र सरकार जो वहां की है उससे जुड़े जो अधिकारी हैं, उनको वो प्रायोरिटी पे अटेंड करते थे।
मान लीजिए एक डॉक्टर के यहाँ, डेंटिस्ट के यहाँ आ गया, आईआरजीसी का कोई कमांडर आ गया, अब उसका कोई दांत ठीक होना है, उसको दांत रिप्लेस करना है, कोई कैविटी भरवानी है, कुछ भी रूट कनाल कराना है, वो क्या करते थे, धीरे से वहां से एक चिप फिट कर देते थे। अब उन्हें सबको पता है कि भैया वो कहां कहां किस किस से मिल रहा है, कहां कहां जा रहा है। इस हद तक का पेनिट्रेशन था। कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बन गया, कोई अपना पेट की आंतें चेक कराने गया तो वहां कुछ फिट कर दिया। हड्डी के डॉक्टर बन गए, आपको अंदर पैर में रॉड डाली है तो उसके अंदर कुछ फिट कर दिया। तो इस हद तक पेनिट्रेशन था, इसीलिए खमेनाई कहां है, कैसे है, कहां बैठा है, वहां तक की जानकारी इन लोगों के पास थी। तभी जाकर आप इतना फिनिश के साथ ये ऑपरेशन कर सकते हैं। जो भारत ने किया था ना ऑपरेशन सिंदूर में, भारत के पास भी था। और आप ये देखिए, ईरान को ये समझने में, समझाने में, बताने में टाइम लगा कि खमेनाई मारा गया। उससे पहले खमेनाई की मरे हुए की जो फोटोज हैं वो व्हाइट हाउस की डेस्क पे थी, वो बेंजामिन नेतन्याहू की डेस्क पे थी। यानी कि वहां पर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला आदमी था, यानी उस जगह इनका आदमी मौजूद था, उसके बाद भी जो फोटो खींच के दे रहा है। यानी कि मरने से पहले वो था ना एलआईसी का एड, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो इनके एजेंट आपके जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी, यह स्थिति है। अब बात यह चल रही है कि कौन होगा नेक्स्ट सुप्रीम लीडर। तो उसके लिए पहले एक काउंसिल बनाई जाती है जिसे कहते हैं एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल। वो स्थापित कर दी गई है, जिसमें 3 लोग हैं। पहले जो प्रेसिडेंट है पेजेस्कियान, दूसरा वहां जो जुडिशरी का चीफ है जिसका नाम है मोहसिन एजी, और साथ ही अयातुल्ला अली रेजा अराफी। ये 3 लोग हैं जिनको एक कमेटी बनाई गई है। अब इसे तय करना है कि अगला जो सुप्रीम लीडर है वो कौन होगा। और इसमें जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो नाम चल रहा है खामेनाई का ही जो बेटा है मुश्ताबा खामेनाई, उसका नाम चल रहा है, क्योंकि इसे वो तैयार कर रहा था। और ये सिर्फ ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं होगा, ये पूरी दुनिया में जहां भी शिया पॉपुलेशन है, भारत में लखनऊ में हो, करगिल में हो, भारत में बहुत बड़ी शिया पॉपुलेशन है, जहां पर भी है, ईरान है, इराक है, बहुत सारी ऐसी जगह है, वहां पर ये सभी का सुप्रीम लीडर बनेगा। अब यहां से 3 सिनेरियो क्रिएट होते हैं अगर ये सुप्रीम लीडर बनता है। देखिए, एक तो ये है कि जो खमेनाई की, आपने ये काउंसिल बना दी, अब ये तय करेगी कौन बनेगा। अगर खमेनाई की फैमिली ये एक्सेप्ट करती है कि ठीक है, मैं इस लाइन ऑफ सक्सेशन को लूंगा, मैं तैयार हूं, तो इजराइल और अमेरिका अब ये सुनिश्चित करेंगे कि भैया अब इसे निपटाना है। इसने हां करी और उधर से कार्यक्रम चालू। जैसे हिजबुल्लाह में होता था ना, रोज नया लीडर बनता था, रोज हर 48 घंटे 72 घंटे में वैकेंसी क्रिएट हो जाती थी। या कश्मीर में होता था, बुरहान वानी के बाद जो भी आता था, अरे साहब मैं बनूंगा, एकदम से वैकेंसी क्रिएट। या तो वो स्थिति होगी। दूसरी, ये भाई साहब कहेंगे अमेरिका से बातचीत कर लेंगे, इजराइल से बातचीत कर लेंगे, भैया मुझे सुरक्षित कर दो, कहीं फ्रांस में, रशिया में, कहीं भी वो अपना जाके सेटल हो जाएगा, सेफ एग्जिट ले लेगा, जैसे असद ने ले लिया। तो उसके बाद यहां पे जो रजा पहलवी का परिवार है, या तो उसे स्थापित किया जाएगा, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि ईरान के अंदर भले ही एक डिसकंटेंट खोमेनी के लिए हो कुछ एक पक्ष में, उससे ज्यादा आज भी रजा पहलवी के परिवार से है। जैसे वेनेजुएला में कहा था ना उस नोबेल प्राइज विनर को कि हम तुम्हें बनाएंगे, एंड टाइम पे उसका साइड कर दिया था, तो संभावना यह है कि इसे भी साइड कर दे। अमेरिका कोई एक रेडिकल मुल्ला ही लेकर आए जो बात ईरान की करे, एक फसाड क्रिएट हो कि नहीं हम तो ईरान की बात कर रहे हैं और अमेरिका से लड़ेंगे, और इंटरनली कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाए। क्योंकि ईरान की सोसाइटी को जिस तरीके से आपने रेडिकलाइज किया है इतने सालों से, जिस तरीके से उनके अंदर डिस्कंटेंट है रजा पहलवी के लिए, तो भले ही खोमेनाई मर गया हो, वो एक बार को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अमेरिका आ जाए और वो भी रजा पहलवी के परिवार के लोगों को लेकर आए, तो भैया वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप एक डमी बिठाएं जो मुल्ला ही दिखे लेकिन आपके लिए काम करे, ये संभावना बनती है। और इस सब के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट आज भी ईरानियन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है वो है आईआरजीसी। आपने अयतुल्ला निपटा दिया, सुप्रीम लीडर खत्म कर दिया, लेकिन जो वो सिस्टम है ना,
जो IRGC के रूप में आज भी वहां है, जो उसमें वो रेडिकलाइज्ड अधिकारी हैं, जो वहां पर उसकी लीडरशिप है। या तो रोज आप दर्जनों में उसे निपटाओ, लेकिन वो सोच जब तक रहेगी तो वो ईरान का जो इतना आसान नहीं है। अब आपको अगर जो एयर ऑपरेशन सही तो चल ही रहे हैं, अगर आपको और कुछ बड़ा करना है तो आपको स्पेशल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, जिसकी संभावना है कि अमेरिका के जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है वो ऐसे नहीं होगी कि इन्फेंट्री चली आ रही है। स्पेशल ऑपरेशंस होंगे तो उसमें इन सब लोगों को निपटाया जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये जैसे इराक के अंदर ISIS खड़ा हो गया था ना सद्दाम के जाते ही, सीरिया में जो हो गया था, फिर आप ईरान में भी देखेंगे उसे। अगर आपको उससे बचना है तो इस IRGC को डिसमेंटल करना पड़ेगा, और ये IRGC आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक सिरदर्द अमेरिका के लिए बन सकती है, अगर इजराइल मोसाद ने उस तरीके से इन्फिल्ट्रेट ना किया हो जिस तरीके से सिस्टम को किया हुआ है। तो अगर किया होगा तो ठीक है, वहां पर भी कुछ ना कुछ होगा और चीजों को संभाल लिया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी है ईरान में, जो भी हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बानगी है, आपके पास ताकत है तो भैया आप जो चाहें वो कर सकते हैं। वो अमेरिका ने किया, ये भारत को भी सीखने की जरूरत है। और भारत ने उसका एक तरीके से अब साल भर होने वाला है मई के अंदर, हो सकता है साल भर से पहले दोबारा भी मौका मिल जाए, क्योंकि कल रात भी पाकिस्तान के ड्रोन्स वगैरह उड़ रहे थे सीमा के ऊपर, और भारत ने जब फायर वायर किया तो शायद ड्रोन जाके पाकिस्तानी सीमा में गिर भी गया जाके। तो दोबारा से वहां से कुछ प्रयास किया जा सकता है अफगान बॉर्डर से ध्यान हटाने के लिए, पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है उससे हटाने के लिए। उसके अलावा ईरान ने पिछली बार भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया था, इस बार कर दिया, क्योंकि इस बार एस्केलेशन लेवल बहुत हाई है, इसलिए 8-8 देशों पे हमले हुए थे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग फिलहाल अभी 80 से 90% बंद है। जो 5-10%, 20% खुला है, वो इसलिए खुला है कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं या जो बिना कंट्री के फ्लैग वाली जो शिप्स हैं वो थोड़ी बहुत इधर उधर जा रही हैं, बाकी किसी को जाने की इजाजत है नहीं अभी। और अगर ये थोड़ा और लंबा खिंचता है, कुछ हफ्ते खिंचता है, तो जो मिडिल ईस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी जो इकोनॉमी है, दुबई है मान लीजिए, टूरिज्म पे चलती है, वो एक ट्रांजिट हब है किस तरीके से प्लेन्स एविएशन का, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें वहां होती हैं। तो उसको जो हिट लगेगा, सऊदीज को जो हिट लगेगा, कुवैतीज को जो हिट लगेगा, बहरीन को जो हिट लगेगा, वहां उनकी चीखें निकलेंगी। और हो सकता है अमेरिका थोड़ा सा और स्क्वीज करे ताकि इनसे अपनी बात मनवाई जा सके, इन्हें उस पोजीशन में लाओ दबाकर। जो लगातार ईरान ने हमले किए ना, धमाधम धमाधम जो कार्यक्रम चला, पहले ये अमेरिका को कह नहीं रहे थे कि हमला करो, 1-1.5 महीना रोका, जब इनके ऊपर होने लगा तो इन्होंने कहा भाई कर दे जो करना है, वरना दम ले पी देगा हमारा ये ईरान। बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स चले नहीं उन देशों में, मतलब ठीक है 80-90% उन्होंने रोका, 20-30% होने दिया गया या हो गया, जो भी कारण है, ताकि वो अमेरिका के पास जाएं सुरक्षा के लिए। तो बहुत कुछ उस मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है, बहुत कुछ अभी ईरान के अंदर होना है। लेकिन इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्पीच है संसद के अंदर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमें वो समझना चाहिए कि किस लिए जो ऑप सिंदूर में भारत किस तरीके से सुरक्षित था। हम बहुत हल्के में ले जाते हैं, अरे हमारे यहां तो एक भी ड्रोन नहीं गिरा। वो उतना आसान नहीं है, उतनी हल्की बात नहीं है। सुनते हैं क्या कहा था। से बढ़ जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती है, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासी
देशवासियों को इससे गर्व हो रहा। लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने किया ना, मैं बार बार हर वीडियो में जब भी कोई जियोपॉलिटिक्स की कोई घटना आती है, कुछ ऐसा होता है, इसलिए याद दिलाता हूं कि हम लोग उसे बहुत हल्के में लेते हैं। समझिए, दुबई के ऊपर जो दुनिया की सबसे एडवांस सिटी है, तो स्वाभाविक तौर पर जिसके ऊपर सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगा होगा वो भी सुरक्षित नहीं था। वहां पर भी मिसाइलें गिर रही थी और वहां कुछ 100-150 के आसपास दागी गई हैं, उसमें से 15-20-25 गिरी हैं। तो आप लगभग 75-80% का ही उनका स्ट्राइक रेट था, 20-25 गिरी हैं। लेकिन भारत 1000 पे 0 है, तो क्या एक्यूरेसी होगी, ये उसकी बानगी है। और इस सब के बीच एक थोड़ा सा और लाइटर नोट पे कहूं तो भैया, सब किसी ना किसी कार्यक्रम में व्यस्त हैं। एक व्यक्ति कहीं बैठा रो रहा है, परेशान हो रहा है, वो ये कह रहा है कि भैया सबसे अच्छे खिलौने तो मेरे पास थे, लेकिन कोई मुझे उसमें खेलने नहीं दे रहा है। तो आजकल ये मीम भी चल रहा है कि भैया सब लगे हुए हैं, कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा, और मैं इतनी तैयारी करता हूं, अमेरिका को रोज धमकाता हूं, और भैया मेरे साथ कोई खेलने को तैयार नहीं है, और मेरे पास सबसे सोफिस्टिकेटेड खिलौने हैं। देखिए, ये जो पिक्चर है ना, ये समझाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन अगर ईरान के पास भी वो सामान होता जो इसके पास है, तो अमेरिका या कोई कुछ कर नहीं पाता। इसलिए जरूरी है भारत के लिए भी, और इजराइल के लिए भी, और दुनिया की सुरक्षा के लिए भी जो पाकिस्तान है ना, वो भी डी न्यूक्लियराइज होना चाहिए जल्दी। और हो सकता है कि नेक्स्ट असाइनमेंट पाकिस्तान हो। वैसे खबरें क्यूबा की भी है, खैर पाकिस्तान होगा कि क्यूबा होगा, जो भी होगा वो आपके सामने लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।